नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सुपर टेट इंग्लिश प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे डायरेक्शन देखे हैं कि क्वेश्चन नंबर 31 और 32 ये दो क्वेश्चंस क्या है, पैसेज के क्वेश्चंस हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। मतलब दोस्तों यहाँ पे ये आपको डायरेक्शन दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 31 और 32 दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको इस पैसेज के आधार पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उनके आंसर देने हैं। ठीक है दोस्तों, जब भी पैसेज का क्वेश्चन आता है दोस्तों, हमारे दिमाग में सबसे पहले होना चाहिए कि हम पहले पैसेज के क्वेश्चन को देखें और फिर पैसेज को पढ़ें। पैसेज पढ़ना सबसे ज़रूरी है, इसलिए कि कहीं भी किसी वर्ड की मीनिंग कुछ हो सकती है जो हम समझ रहे हैं वो नहीं भी हो सकती है दोस्तों। तो इसलिए पैसेज को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन उससे ज़रूरी होता है कि पहले आप क्वेश्चन को रीड करें, उसके ऑप्शंस को देखें और समझें। इतना टाइम नहीं होता है दोस्तों कि पहले पैसेज को पढ़ें और तब क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन जब आप देख चुके होते हैं तो आप पैसेज को पढ़ने और समझने में एक तरीका बदल जाता है समझने का, कि आपको किस नज़रिए से आपको उस पैसेज को पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पैसेज रीड करते हैं। पॉवर्टी इज़ क्रूअल बट इट इज़ क्योरेबल। दोस्तों यहाँ पे पॉवर्टी की बात हो रही है। पॉवर्टी यानी भुखमरी। ठीक है दोस्तों, मतलब गरीबी। जब कहीं गरीबी होती है, खाने की किल्लत हो जाती है, तो उसे पॉवर्टी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, सबसे पहली लाइन हमारी क्या है कि पॉवर्टी इज़ क्रूअल बट इज़ क्योरेबल। तो पहली लाइन को पढ़ के हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पैराग्राफ में जो हमको पैसेज दिया गया है उसमें पॉवर्टी की बात करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, अब हमें क्वेश्चन पे आना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड डिप्लीट एज यूज्ड इन द पैसेज। दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमें क्या कहा गया है, दो ही क्वेश्चंस हैं। दोनों क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन में हमसे डायरेक्ट बोला है कि डिप्लीट वर्ड है, उसका ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड हमें इसमें बताना है। ठीक है दोस्तों, डिप्लीट कहाँ यूज़ किया गया है पैसेज में, आप ढूंढिए, आपको मिल जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए जो यहाँ की थर्ड लास्ट लाइन है, द ओनली डिफरेंस इज दैट द ऑयल विल बी डिप्लीटेड वन डे बट आर ह्यूमन रिसोर्सेज विल नेवर बी। दोस्तों ये बहुत ही समझ में आने वाला लाइन है कि अगर आपको बहुत अच्छी इंग्लिश लोगों की नहीं भी है तब भी जो है आप उसको समझ सकते हैं कि तब तेल की बात हो रही है, ठीक है, और ह्यूमन रिसोर्सेज की बात हो रही है, यानी कि एक ना एक दिन तेल को ख़त्म होना ही होना है, ऐसी बात कही जा रही है। कि डिफरेंस यहाँ ये आता है कि तेल को किसी न किसी दिन ख़त्म होना ही है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज हमेशा ही रहेंगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि ह्यूमन रिसोर्स कभी ख़त्म होगा। जिस दिन ह्यूमन ख़त्म होगा उस दिन ह्यूमन रिसोर्स ख़त्म होगा। ठीक है दोस्तों, तो डिप्लीट का मीनिंग यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ख़त्म होने का या एम्प्टी होने का, ठीक है, खाली होने का। लेकिन हमें क्या क्वेश्चन में पूछा है कि हमें उसका ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड बताना है। तो हमारे ऑप्शंस में हमें क्या देखना होगा कि डिप्लीट जो यहाँ मीनिंग पैसेज में कह रहा है उसके ऑपोजिट में क्या आएगा। तो दोस्तों देखिए, पहला ऑप्शन आपके पास रीजनरेट है, सेकंड है एम्प्टी, थर्ड है क्वेंच और फोर्थ है इन्फ्लेट। दोस्तों जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है रीजनरेट, यानी कि दोबारा से किसी चीज़ का बनना। ठीक है, तो यहाँ यही है कि हमारे जो सेंटेंस है, जो थर्ड लास्ट सेंटेंस है, उसमें क्या कह रहे हैं कि ऑयल जो है वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, तो ह्यूमन रिसोर्स ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन यहाँ पे हमें ऑपोजिट मीनिंग बतानी है, तो रीजनरेट हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चाहे तो आप और ऑप्शंस देख सकते हैं, 2 है, सेकेंड ऑप्शन है एम्प्टी। एम्प्टी यानी खाली, तो वो भी डिप्लीट की मीनिंग में कहीं ना कहीं जाता है, ऑपोजिट में तो आ नहीं रहा है। थर्ड ऑप्शन है क्वेंच। क्वेंच जो होता है जनरली वर्ड यूज़ करते हैं कि बुझना। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि थर्स्ट वॉज क्वेंच्ड या क्वेंच्ड ऑफ थर्स्ट। ओके, तो मतलब क्या आएगा कि प्यास बुझ गई। क्वेंच जनरली यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ हो चुकी होती है। ठीक है दोस्तों, और थर्ड ऑप्शन भी है इन्फ्लेट। तो दोस्तों यहाँ पे ये तीनों मीनिंग सेम आएगी। एक ऑप्शन आपका है जो ऑपोजिट मीनिंग में आ रहा है, रीजनरेट। ठीक है दोस्तों, तो डिप्लीट का ऑपोजिट मीनिंग यहाँ पे जो आप यूज़ कर सकते हैं वो रीजनरेट है। तो 31 क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन 1। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही क्लियर वे में पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर आइडियोलॉजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। अब हमें दोस्तों ये नहीं जाना है कि आइडियोलॉजी कहना क्या कह रहा है इकोनॉमिक्स में, हमें देखना है कि इस पैराग्राफ में जो पैसेज हमें दिया गया है उस पैसेज में ऑथर क्या बताना चाह रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप इस थर्ड लाइन, जो स्टार्टिंग से थर्ड लाइन में आइए, इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स द ट्री ऑफ आइडियोलॉजी हैज़ नेवर बोर एनी फ्रूट।
दोस्तों इस लाइन का मतलब है कि इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में ऐसा होता है कि जो इडियोलॉजी का ट्रेंड है उससे कभी जो ट्री है, यहाँ पे तो उन्होंने उसको पर्सोनिफाई कर दिया है ना कि जो ट्री है उससे कभी कोई फल नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी को अगर आप नॉर्मल इंग्लिश में, जो हम ग्रामेटिकल इंग्लिश में अगर उसको लिखते हैं तो हम इसे क्या लिखेंगे? देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन क्या है? इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन। दोस्तों यहाँ पे इस लाइन से आपका कोई मतलब नहीं बनता कि ये कोई इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि कोई ऐसा फल नहीं मिला है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन तो नहीं हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन है आपका हैज़ बेयरली यील्डेड एनी रिजल्ट। दोस्तों देखिए, बेयरली यानी कि कम, यील्डेड यानी आपका फल आया है, मतलब प्रोड्यूस हुआ है, कोई एनी रिजल्ट, कोई रिजल्ट जो आपका प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे ये सबसे सही ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि जो थर्ड ऑप्शन है इज़ नॉट अ फ्यूटाइल कंसिडरेशन। ये भी नहीं दोस्तों, ये भी नहीं कह रहा है, जो यहाँ इकोनॉमिक्स की बात हुई है, जो ऑथर ने कही है, इसमें उन्होंने पूरा ये भी नहीं कहा है कि ये एक फ्यूटाइल कंसिडरेशन है, उसे कंसिडर ना ही किया जाए, ऐसा नहीं कहा गया है। कंसिडर करिए लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं ऑथर। ठीक है दोस्तों, और फोर्थ ऑप्शन हैज़ प्रूव टू बी अ बेसिक रिक्वायरमेंट। ऐसी भी कोई बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम उसे टिक कर देंगे कि ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपका आंसर 2 बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि हैज़ बेयरली यील्डेड एनी रिजल्ट, मतलब कि रिजल्ट आता है, कम आता है। ऐसा ही इनकी पैराग्राफ में भी है, इस लाइन में भी है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर, आपका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब इस पैसेज से नहीं है, पैसेज में तो डायरेक्शन में दिया था ना, ये क्वेश्चन नंबर 31 और 32 जो है वो आपका पैसेज रिलेटेड है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो आपका डायरेक्ट इंग्लिश से है। देखिए दोस्तों, ग्रामर से, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दोस्तों अब इस लेवल पे हम एग्ज़ाम दे चुके हैं, एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं, तो हमें ये तो बिल्कुल पता है कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं कभी अगर हमारे पास नाउन नहीं है, यानी हमारे पास एग्जैक्ट किसी का नेम, प्लेस, पर्सन, थिंग का नाम नहीं है। ठीक है, तो हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब हिज, हर, वंस, है ना, ऐसे प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास प्रोनाउन तो है, ऑप्शन में आपके चारों प्रोनाउन हैं, लेकिन हमें क्या बताना है? जो सबसे सूटेबल यहाँ पे होगा, मोस्ट सूटेबल। तो देखिए दोस्तों, वन शुड लव डैश कंट्री, ये एक बहुत ही जनरल सेंटेंस है, जो स्टेटमेंट है जो कि आप कभी यूज़ करेंगे किसी के लिए। ठीक है, किसी के लिए, कि किसी व्यक्ति को अपने देश से प्रेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हिज या हर को तो हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं ना कि एक कंट्री में मेल और फीमेल दोनों ही रहते हैं, तो हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि वो हिज कंट्री होगा कि हर कंट्री होगा, राइट। और माई कंट्री, वन शुड लिखा है दोस्तों, अगर वन शुड ना लिखा होता, ठीक है, तो हम माई कंट्री लिख सकते थे, आई होता आई लव माई कंट्री। ठीक है, तो ऐसा होता तो हम माई लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमें किसी को बताना नहीं है कि एग्जैक्टली वो कौन है, हमें पता भी नहीं है, तो इसलिए ये एक बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है जिसमें हमें प्रोनाउन लाना है। तो इसमें क्या आपका ऑप्शन सही आएगा दोस्तों? वंस, वन शुड लव वंस कंट्री। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, द नंबर ऑफ वॉवल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश इज इंडिकेटेड रिस्पेक्टिवली बाय। दोस्तों इस क्वेश्चन में लोगों ने बहुत सारी गलतियाँ की, बहुत लोगों ने ऐसी गलती की होगी। इसमें क्या हुआ देखिए, यहाँ पूछा गया है नंबर ऑफ वॉवल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स। दोस्तों सबको पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप देखिए आपके पास जो 26 का ऑप्शन है ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो बहुत ही लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि 5 वॉवल होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तो ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ आपको बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना चाहिए कि इसमें पूछा गया है नंबर ऑफ वॉवल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स, यानी कि जितने भी आप अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे उसमें आपके कितने ऐसे अल्फ़ाबेट आ रहे हैं जिसमें आपका वॉवल या और कॉन्सोनेंट साउंड्स अलग अलग कितने क्या क्या आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप कभी करके देखिएगा कि टोटल हमारे पास जो वॉवल और कॉन्सोनेंट साउंड्स आते हैं टोटल 44 साउंड्स आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि 44 साउंड्स को टोटल कर रहा है? देखिए दोस्तों 1, 3 और 4 इन तीनों में ऐसा हो रहा है कि 44 साउंड्स आ रही हैं। लेकिन दोस्तों हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें बहुत ही स्पेसिफिकली
वोवल और कॉन्सोनेंट दोनों के साउंड्स को ही सही बताना है। तो दोस्तों इस बात को अगर आप याद रखें तो अच्छा है, वरना फिर अगर आप बोल के करके करना चाहें, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है, तो अगर इस चीज़ को याद कर लिया जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है कि 20 वोवल साउंड्स आती हैं और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स आती हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन 4 राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35, आइडेंटिफाई द डायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट नरेशन यानी कि डायरेक्ट स्पीच बताना है। देखिए आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, वो इनडायरेक्ट स्पीच में है, यानी किसी पर्सन ने कहा होगा किसी दूसरे के बारे में किसी तीसरे व्यक्ति से। ठीक है दोस्तों, तो वो एक इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। लेकिन डायरेक्ट स्पीच में बताना है, यानी कि उस व्यक्ति ने जिस भी व्यक्ति ने जो बात कही है उसके एग्जैक्ट शब्दों में अगर हम किसी तीसरे व्यक्ति को बताते हैं तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शंस पे आइए। फर्स्ट ऑप्शन, अतुल सेड टू हिज फ्रेंड यू विल मेक यूज ऑफ माई बाइक वाइल आई वॉज अवे। दोस्तों यहाँ पे देखिए जो आपको सेंटेंस दिया गया है और जो आपको यहाँ ऑप्शन में दिया है उसको मैच करके देखिए अतुल इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड दैट ही कुड मेक यूज ऑफ हिज बाइक वाइल ही वॉज अवे। दोस्तों ऑप्शन 1 भी सही है, लेकिन देखिए सही वो कहाँ गलत हो रहा है, ये आप अगर एलिमिनेट कर पाते हैं आप अपने ऑप्शंस को, तो ये बहुत अच्छा मेथड होता है कि अगर आप कभी कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि हमारा ऑप्शन सही है भी कि नहीं, तो एक मेथड आप एलिमिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब फर्स्ट ऑप्शन आपका है अतुल सेड टू हिज फ्रेंड, तो दोस्तों देखिए यू विल लिखा है, और जो हमारा प्राइमरी सेंटेंस है जो हमें दिया गया है क्वेश्चन वाला जो स्टेटमेंट है उसमें ही कुड लिखा है। तो दोस्तों कुड है, तो जब भी आप, ये तो आपको पता ही होगा कि जब भी आप डायरेक्ट नरेशन देते हैं तो फिर आप, और इनडायरेक्ट नरेशन होता है, उसमें डिफरेंस कहाँ आता है, पास्ट टेंस का, कि इनडायरेक्ट नरेशन में हमेशा पास्ट टेंस यूज़ होता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, और आपको प्रेजेंट टेंस में करना है जब आप उसको डायरेक्ट स्पीच में कर रहे हैं ना। तो अतुल इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड दैट ही कुड वाला देखिए ढूंढिए कि ही कैन आ जाए, ठीक, यू कैन आ जाए, ही की जगह यू रहेगा ना, क्यों, क्योंकि वो हम डायरेक्ट स्पीच में बोल रहे हैं। तो क्या होगा, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में तो ही यू विल हो गया, वो तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। ठीक, अब देखिए सेकेंड, अतुल सेड टू हिज फ्रेंड यूज माई बाइक वाइल आई गो अवे। दोस्तों ये तो बिल्कुल ही अलग स्टेटमेंट हो गया, वो जो अतुल ने एग्जैक्टली कहा था, और यहाँ पे देखिए अतुल इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड। ठीक है, यहाँ जो प्राइमरी स्टेटमेंट है उसमें इन्फॉर्म करने की बात हो रही है, लेकिन जो आपका सेकंड सेंटेंस है उसमें वो एग्जैक्टली बता रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट में आइए, अतुल सेड टू हिज फ्रेंड यू कैन मेक यूज ऑफ माई बाइक वाइल आई एम अवे। दोस्तों देखिए ये एकदम सही है, क्यों, ही की जगह यू कर दिया है, कुड की जगह कैन किया ही है। ठीक है, अब यूज ऑफ हिज बाइक, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, माई बाइक हो जाएगा, क्योंकि वो जैसा एग्जैक्टली उन्होंने कहा था वो वर्ड्स में आ रहे हैं। ठीक, वाइल ही वॉज अवे, तो देखिए ही को आई लिखना ही पड़ेगा, आई एम। ठीक है, वॉज को देखिए जब आपने इज़ तो लिखेंगे नहीं, वाइल आई एम इज़ अवे या आई इज़ अवे, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, वो तो आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच ही गलत हो जाएगी। ठीक है, स्टेटमेंट का एक स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी, हमें वो नहीं करना है, हमें स्टेटमेंट भी सही लाना है। ठीक है, तो वाइल आई एम अवे, सो ये स्टेटमेंट का फ्रेम बहुत सही है, बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है, या तो फिर आपका ये ऑप्शन सही है। लेकिन आप चाहें तो ऑप्शन 4 को देखें, देखिए क्या है यहाँ पे, क्या है ऑप्शन 4 में क्वेश्चन मार्क लगा है, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है दोस्तों, इन्होंने यहाँ पे विल यू मेक यूज़, जो यहाँ पे क्या है आपका जो स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है इन्फॉर्म किया गया है, किसी से कुछ पूछना नहीं है, कोई किसी से कुछ पूछ ही नहीं रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही है, चाहे आप स्ट्रक्चरली देख लें या ग्रामेटिकली देख लें, ये पूरा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 36, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच, पहले तो आपको अगर यही नहीं पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है तो आप कैसे क्वेश्चन को करेंगे, है ना।
तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही इंपॉर्टेंट, कभी भी ग्रामर के क्वेश्चंस, आप इंग्लिश के क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बहुत ध्यान देना होता है, ठीक है दोस्तों। तो आपके ऑप्शंस में भी है, देखिए चारों के नाम दिए हैं, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि कौन सा वर्ड कहाँ यूज़ होता है तो आप नहीं बता पाएंगे कि एक्चुअली ये वर्ड है क्या। देखिए अभी आपको इस सेंटेंस में पता चल जाएगा कि एक्चुअली आप गलती करते कहाँ हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ही इज़ इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व दिस सम। दोस्तों अब ये वर्ड आप देखिए जो अंडरलाइंड है, इनफ, ठीक है। इनफ वर्ड जो है उसको 3 जगह पे यूज़ 3 तरह से किया जा सकता है, ठीक। अगर आपके स्टेटमेंट में इनफ ऑफ लिखा है, ठीक, किसी भी स्टेटमेंट में, अभी यहाँ पे हम आपको एक जनरल बता रहे हैं कि इनफ के साथ क्या होता है। इनफ वर्ड है, उसके साथ अगर ऑफ लगा हुआ है, इनफ ऑफ, ठीक है, तो वो एक प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक। प्रोनाउन में भी अगर मान लीजिए कि आप वैसे तो पूछते नहीं है लेकिन इतना डीप में, लेकिन फिर भी अगर आपके ऑप्शन में आता है कि प्रोनाउन में भी अगर पूछे कौन सा प्रोनाउन है तो ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए तो एक कंडीशन हो गई कि प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक, आपके ऑप्शन में वैसे भी नहीं है और ना आपके स्टेटमेंट में है, ये प्रोनाउन नहीं है, ठीक है। अब देखिए इनफ बॉयज़ कहीं लिखा है, यानी कि बॉयज़ क्या है, नाउन है। अगर आपके पास इनफ जो है वो किसी नाउन के साथ लगा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, नाउन नहीं है, इनफ के बाद नहीं है, इनफ के पहले नहीं है, नाउन का तो यूज़ ही नहीं है आपके स्टेटमेंट में, ठीक है। तो फिर आप इसको क्या कहेंगे, ये एडजेक्टिव नहीं है, ठीक। अब देखिए थर्ड फॉर्म, मतलब 3 तरह से यूज़ कर सकते हैं। थर्ड फॉर्म, अगर लिखा है ब्यूटीफुल इनफ, इंटेलिजेंट इनफ, तो वो क्या हो जाएगा, देखिए सोचिए, इनफ अगर ये जो वर्ड है अगर आप किसी एडजेक्टिव के साथ लगा हुआ है, ठीक है, आपको स्टेटमेंट में एडजेक्टिव के साथ इनफ दिया हुआ है, तो वो आपका वहाँ पे सेंटेंस जो है उसमें जो इनफ वर्ड है वो एडवर्ब की तरह एक्ट करेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ही इज़ इंटेलिजेंट इनफ। इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है ना। तो एडजेक्टिव के साथ इनफ अगर है तो आप उसको क्या कहेंगे, एडवर्ब। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडवर्ब, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही कुछ कुछ पॉइंट्स होंगे जो आपको ध्यान रखने होंगे, अदरवाइज आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कि कौन सा वर्ड कहाँ पे किस तरह से यूज़ होता है, किसका एप्लीकेशन किस तरफ में जाएगा, क्या बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच इज़ नॉट दैट ईजी। लोगों को लगता है कि हम सही कर रहे हैं, पर दोस्तों ऐसा नहीं होता है। कभी कभी जो है हमें सारे पॉइंट्स नहीं पता होते हैं और हम छोटी सी गलती कर जाते हैं, एक एक नंबर से लोग रह जाते हैं, ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दोस्तों पहले तो पता होना चाहिए कि सेंटेंस में आपके 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। क्या होता है, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या है, विषय, ठीक है, मतलब जिस भी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं वो आपका सब्जेक्ट है, और जो भी बात की कही जा रही है वो आपका प्रेडिकेट है, ठीक है दोस्तों। तो जनरली लोगों के मन में क्या होता है कि जो सबसे पहले आपके जो सेंटेंस हैं अगर शुरू में 2-3 वर्ड्स लिखे हैं तो उसको जनरली लोग क्या मानते हैं, वो सब्जेक्ट हो गया। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। जिसके बारे में बात हो रही है, जिस भी चीज़ के बारे में बात हो रही है वो आपका सब्जेक्ट है, और जो बात कही जा रही है वो आपका प्रेडिकेट है। ऐसा भी हो सकता है कि वो स्टेटमेंट की शुरुआत में हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो स्टेटमेंट के एंड में हो, ठीक है। तो देखिए, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। अब आप सोचिए, अगर आपसे कहा जाए ये सेंटेंस को अगर हिंदी में कहा जाए तो क्या कहेंगे कि पहाड़ पर्वत के ऊपर टॉप पे जो है एक हर्मिट रहता है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम पहाड़ की बात कर रहे हैं या हर्मिट की बात कर रहे हैं? हर्मिट की बात कर रहे हैं ऑब्वियसली, कि रहता कौन है, हर्मिट रहता है ना। तो इसका मतलब आप किसकी, जो सब्जेक्ट है किसकी बात करें, हर्मिट की बात करें, तो क्या है ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है दोस्तों। भले ही ये स्टेटमेंट के लास्ट में दिया है लेकिन सब्जेक्ट आपका यही है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो ऑप्शन है 2 है अ हर्मिट, ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात कही जा रही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 38, इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ब टू द पास्ट टेंस। दोस्तों वर्ब, जब भी आप, अभी मैंने कहा ना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको यही नहीं पता होगा किसी सेंटेंस में कि इसमें हमारा वर्ब है क्या, ठीक है, वर्ब एक्चुअली इसमें क्या है हम नहीं पहचान पाएंगे तो हम उसे चेंज भी नहीं कर पाएंगे। बट स्टिल ऑप्शंस तो हैं ही, ऑप्शन आप देख के बता सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या है, अब देखिए आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, हिडन, हाइड, हिडेड, ओके। देखिए हिडेड तो कोई वर्ड ही नहीं होता है, बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है।
यहाँ पे क्या है, शी हाइड्स हर फेस फॉर शेम। हाइड्स ये आपका प्रेजेंट टेंस में, आपको उसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। तो देखिए हिडन रहेगा, लेकिन ये पास्ट टेंस नहीं है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक, हमें क्या बोला गया, हमें पास्ट टेंस में बोला गया है। हाइड प्रेजेंट हो गया, हिडेड कोई वर्ड नहीं, हिडन हमारा पास्ट पार्टिसिपल, बचता आपके पास हिड है, और होता भी वही है दोस्तों, हाइड का हिड ही होता है। हाइड आपका प्रेजेंट टेंस है, हिड उसका पास्ट टेंस। ओके फ्रेंड्स, सो आपका क्वेश्चन 38 का ऑप्शन 3 राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो। दोस्तों इस सेंटेंस में अगर आपको पहचानने आते हैं, अगर आपको जो साइन होता है ये सब पहचानना आता है ना, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आपको उसको पूरा रीड करना है, ऑप्शन देखने हैं, है ना, और ये सब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ देखिए आपका जो सिंबल यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सिंबल बना हुआ है। ठीक, हाउ वेल शी सिंग्स। अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे, अगर आप उसको फील के साथ बोलेंगे तो उसको कैसे बोलेंगे, तो बोलेंगे हाउ वेल शी सिंग्स, मतलब कितना अच्छा गाती है ना। तो ये क्या है, एक एक्सक्लेमेशन तो है, तो ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक, डिक्लेरेटिव है नहीं, ठीक, इंपरेटिव है नहीं, इंटरोगेटिव तो आप वैसे ही पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे, क्वेश्चन मार्क होगा तो इंटरोगेटिव। लेकिन ना यहाँ पे ये डिक्लेयर भी कुछ नहीं कर रहे हैं, ये डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, ये बस अपनी ओपिनियन है, हमें ये अच्छा लग रहा है तो हम ये कह रहे हैं, ये डिक्लेरेटिव नहीं होगा। इंपरेटिव, जब यहाँ पे फुल स्टॉप जैसा कुछ पॉजिटिव वर्ड जैसा होता तो ये इंपरेटिव सेंटेंस हो जाता। लेकिन और फिर नेक्स्ट पार्ट में देखिए इंटरोगेटिव, क्वेश्चन मार्क भी नहीं है तो आप इंटरोगेटिव है ही नहीं। हाउ है, कुछ लोगों को यहाँ पे हो सकता है मिस्टेक की हो उन लोगों ने कि हाउ लिखा है तो लोग समझ गए होंगे कि ये नहीं अब हाउ हु आ गया तो इंटरोगेटिव, बट नहीं दोस्तों, आगे साइन देखना होता है, सेंटेंस को समझना होता है, सेंस देखने होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, क्वेश्चन नंबर 40, जो कि आपके सुपर टेट इंग्लिश प्रीवियस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट। इसमें क्या बताना है दोस्तों, आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, चारों में ही देखना है कि इसमें से सबसे सही कौन सा है, सबसे सही क्या सही देखना है। ठीक है, आपको ये सारे ही ऑप्शन सही लगेंगे दोस्तों, क्योंकि आप ये फ्रेमवर्क ही इसका ऐसा है क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन ऑप्शन देखिए, ही इज़ एन यूरोपियन सिटीजन। सेकेंड, एन 1 rupee note is rare to find. Third, I donated an unit of blood. Fourth, an FIR was lodged against him. देखिए दोस्तों, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है आपको लग रहा होगा एन यूरोपियन सही है, ठीक, लेकिन नहीं, आपको इस सेंटेंस का सेंस देखना है। यहाँ पे मेन फोकस हमारा क्या है, ही पे, मतलब उस पर्सन पे जो कि एक यूरोपियन सिटीजन है। ठीक, मतलब सिंगल है, ही इज़ अ यूरोपियन सिटीजन होगा। ठीक है दोस्तों, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड ऑप्शन, एन 1 rupee नोट इज़ रेयर टू फाइंड। दोस्तों एन 1 rupee नोट नहीं होता है, अ होता है। ठीक है, थर्ड वाला देखिए, आई डोनेटेड एन यूनिट ऑफ ब्लड। दोस्तों वॉवल साउंड आपको आ रहा होगा, तीनों ऑप्शंस में ही वॉवल साउंड आ रहा है, उसके साथ एन होना चाहिए देखा जाए तो, लेकिन होता नहीं है, ये सब एक्सेप्शंस में आते हैं। ठीक है, तो आई डोनेटेड अ यूनिट ऑफ ब्लड होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन में ये एन FIR वॉज लॉज्ड अगेंस्ट हिम, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझा सुपर टेट इंग्लिश प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। आपके सुपर टेट में इंग्लिश के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।